नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार में एक फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। लगभग 121 सीटों पर आंकड़ा तो यही कह रही है, जो बम्पर वोटिंग हुई है पिछले लगभग 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन किन किन मामलों में रिकॉर्ड टूटा है वो भी हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग का किरकिरी में भी रिकॉर्ड टूटा है। चुनाव आयोग आंख नाक कान बंद करके सोई हुई है, उसमें भी रिकॉर्ड टूटा है। चुनाव आयोग का खुलेआम उल्लंघन हुआ है आचार संहिता का, उसमें भी रिकॉर्ड टूटा है। अब आप सोच रहे होंगे जो भाई साहब मैं ये क्या कह रहा हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो मैथिली ठाकुर को लेकर के। मैथिली ठाकुर तो खुलेआम जिस दिन वोटिंग थी, महज कुछ घंटे पहले वो वीडियो जारी करके लोगों से अपील कर रही थी जो हमें वोट दो। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो है लगातार ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे, अगर प्रदेश को बचाना है, बिहार को बचाना है तो एनडीओ को लाना है। क्या ये खुलेआम जिस तरीके की धांधली चल रही है, खुलेआम जो है चुनाव आयोग का मजाक बनाया जा रहा है, ये क्या चल रहा है देश में? चुनाव आयोग आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? और जिस तरीके से लगातार देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग बिक चुका है, चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, चुनाव आयोग पीछे से सपोर्ट कर रही है, खुलेआम धांधली हो रही है, जनता की आवाज दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में, क्या ये तमाम बातें सच है राहुल गांधी की? इस पे हम चर्चा करेंगे। जून मैसेज हमारे साथ मौजूद है, पेशे से पत्रकार है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरवर्ड न्यूज पर। सवाल यही है जो आखिरकार जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, इस माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी लगातार जो है खुलासा पर खुलासा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वही चुनाव आयोग का मजाक बन रहा है, उनका जो है कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ पूरी तरह से झुकाव इनका दिखाई देते हैं। हाँ। चुनाव आयोग पूरा चुप बैठे हुए हैं। हाँ। चाहे वो गिरिराज सिंह किसी तरीके की बयान दे तब भी चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेते, और चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुप है और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जबकि जो राहुल गांधी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि ब्राजील की महिला किस तरीके से 18 वोट उनका बना के 22 वोट बना के हरियाणा में चुनाव में गड़बड़ी करे हैं। लगातार 3 बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का आपका कोई जवाब नहीं, जबकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते उसके बदले में। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है देखा जाए तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, कठपुतली टाइप में खेलने जा रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग बिक चुके हैं। आगे आने वाले जो है कुछ दिनों के बाद दूसरा फेज का बिहार में चुनाव है, पहला फेज का चुनाव हो चुका है, तो ऐसे में विश्वास कैसे किया जाए? ऐसे बड़े संस्थान, कैसे विश्वास किया जाए? शुरू से तो मैं बोल ही रही हूँ, विश्वास कैसे करेंगे बताइए? अगर बार बार अगर निष्पक्षता की बात करें, चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता की कोई बात ही नहीं पता चल रहा है। ये निष्पक्ष है ही नहीं, दिखाई नहीं दे कि निष्पक्ष कहाँ से है, तो फिर कैसे आप बता सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? तो बिहार में जो 11 तारीख को शायद सेकंड होगा, तो इसमें ये लगता है मुझे कि आप चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास करना बेकार है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ। और ना होता है, क्योंकि चुनाव आयोग जब विपक्ष के ऊपर कुछ भी होता है तुरंत कार्रवाई नोटिस भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरफ की बात करें तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग पर कार्रवाई कौन करेगा? राजीव कुमार पर कार्रवाई कौन करेगा, या फिर चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी जो इस घोटाला में शामिल है उस पर कौन करेगा? कोई कुछ नहीं करने वाले। बस अब जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता जो है, जन से लाभ हमें उमड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के लिए। उसके बाद कोई हमारे पास कुछ है ही नहीं। किसान आंदोलन जैसे हुआ था ना, कोई किसान आंदोलन करके जिस तरीके से अपनी मांगों को मनवाए, उसके बाद और कोई आंदोलन तो दिखाई दे नहीं रहे। एक आंदोलन है, संवैधानिक तरीके से अगर आप जाए तो एक आंदोलन ही आप कर सकते हैं शांतिपूर्वक, उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से, आपको पता है कि बीजेपी किस तरह अपना दमखम से है, अपना दबदबा किस तरीके से दिखा रहे। चुनाव आयोग चुप बैठे हुए हैं। ईडी सीबीआई से लेकर हर एक विपक्षी ऊपर ही कार्रवाई होते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि पुलिस और थाना सब इन्हीं का ही हो चुका है। फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन कार्रवाई करेगा और कौन इंसाफ देने वाले हैं और किससे जाके आप बोलेंगे? नहीं, बिहार के अंदर में भी देखे तो तेजस्वी यादव जो युवाओं का बड़ा चेहरा माना जाता है, युवा नेता में गिना जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो भी लगातार ये कहते हुए अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा अभी भी यहाँ की जनता पर है। हम लोग सब लोग
मिलकर के लोकतंत्र को बचाएंगे, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में फिर सोचना चाहिए ना। और इन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है। कहाँ से चुनाव, बार बार तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम जो विपक्षी नेता है तुरंत हमेशा जो चुनाव आयोग के ऊपर ही उंगली कर रहे हैं, चुनाव आयोग के बार बार इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से करे, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को देखा आपने कोई सफाई देते हुए, कुछ आके बोलते हुए कि विपक्ष के हमें जो विश्वास जीतना है, नहीं। अब सब कुछ एक तरीके से समझ लो कि एक पक्ष में हो चुका है, सब एक पक्ष में चला गया है और एक पक्ष की तरफ ही सारी चीजें हो रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब कुछ इन्होंने जीत लिया बीजेपी, और अब रह गया बस बिहार और बंगाल। हरियाणा में जिस तरीके से खुलेआम जो है चोरी का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, उसमें कई तमाम चीजें प्रूफ भी बतौर सबूत के साथ उन्होंने वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, हरियाणा में सरकार गिरनी चाहिए? क्या नैतिकता के आधार पर नैब सिंह सैनी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या नैब सिंह सैनी की जगह पर अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के तौर पर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? आपकी बातें सुनकर तो मुझे नींद आने लग रहा है। आपको लगता है कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, और बीजेपी वाले, इनका सरकार गिर जाएगा और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? कभी ऐसा देखा है आपने? एक चीज बताइए कि ये लोग इस्तीफा तो नहीं देने वाले, बीजेपी से उम्मीद करना बेकार है। जैसे मणिपुर जैसे राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की इनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पूरा हो चुका है। ये लोग तभी कहते हैं कि हमने, हमारी दबदबा है, हम लोगों ने पूरा तरीके से मोदी जी की नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन वही वहां के अंदर इन्हीं की सरकार रहते हुए वहां पर महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ था, अभी भी वादी शांत नहीं है, और उसमें राष्ट्रपति शासन लगे हुए। और आप हरियाणा की बात आप जब कह रहे हैं, आपको लगता है सैनी जी उन्होंने इस्तीफा दे देंगे? ये ख्यालों में आप मत रहिए, क्योंकि बीजेपी वालों के पास इस्तीफा देने के लिए कागज और पेपर कलम कुछ भी नहीं है। लेकिन देश की जनता फिर, या फिर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की जनता तो फिर इसमें क्या करेगी? वो सड़कों पर उतारते तो लाठियां खाने को मिलती है। कल जो है इंडियन यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनको डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर ये चल क्या रहा है? और इन मामलों को लेकर के आप कह रहे जो राष्ट्रपति शासन हम दूर दूर तक देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, सब कुछ अपनी कंट्रोल में कर रहे हैं। आपने बोला यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको डिटेन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपने कभी देखा है किसान आंदोलन के बाद आपने कोई आंदोलन देखा है क्या? किसानों को भी किस तरीके से बॉर्डर पे रोका, कैसे इन्होंने, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर हो गया है, इस तरीके से इन्होंने बॉर्डर बना दिए थे, कीले डाल दिया था, और उसके बाद किस तरीके से गोला से लेके किस तरीके से आंसू गैस फेंकते थे, कितना लोगों का हाथ टूट गया, पैर टूट गए, तो वो चीज हमें देखने के लिए मिला है। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये सरकार जो है, ये सरकार आंदोलन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसी सरकार की वजह से ही जो है एक किसान आंदोलन की जैसे आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जनता के पास कोई ऐसा, क्योंकि ये लोग जीते रहे, एक लगातार जीत ही रहे। आप बताए, जनता अगर उसका विरोध करते हैं उसके बाद वो लोग जनता के ऊपर किस तरीके से, राहुल गांधी को लेकर के नैब सिंह सैनी कहते हैं वो तो बच्चा है, वो जो है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनजी कहते हैं कि देश के युवा को भटकाने का काम काज कर रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, जेनजी जो कह रहे हैं ना, अगर जेनजी को समझ में नहीं आएगा ना, तो जेनजी के ऊपर भी डंडा पड़ रहा है। जेनजी को ये पता होना चाहिए कि जेनजी आज जो ये पढ़ क्यों रहे, अभी जेनजी में आते हैं, आप बताइए पढ़ाई क्यों करे आपने? पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं देगा, तुम लोग पढ़ाई करके हजारों जो रुपए है, लाखों रुपए माँ बाप बच्चों के साथ लगा देते हैं, जमीन बिक जाते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो नौकरी दो, नौकरी लेने तो डंडा पड़ता है, पेपर लीक हो, 2 साल 3 साल बच्चे अपना प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जाके जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों के ऊपर डंडा पड़ते हैं। और जो जेनजी की जो बात है, जेनजी को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जिस तरफ जवानी चलते है उस तरफ जमाना चलते हैं, लेकिन अगर जवानी जिस तरफ चल रहा है, अगर जमाना उसके विरोध में चल रहा है, तो आप समझ लीजिए उस देश का, हमारी देश सबसे ज्यादा यंग देश है, ठीक है, युवा सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आपको सोचने वाली बात है। अगर जेनजी की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो जेनजी की बात सही बोल रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, मतलब देश को आप खतरे में डालने की बात कर रहे हैं। फिर इसका मतलब इसने तो ये बोला नहीं कि जेनजी निकल के आके ये कर दे, जेनजी ये कह रहे संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। जेनजी को इसे समझना पड़ेगा, संविधान एक आज जो संस्था है, जैसे आप चुनाव आयोग की बात करें, संवैधानिक संस्था, EDCBI संविधानिक संस्था है, ये सब संस्था किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप बताइए, किसके इशारों पे काम कर रहे होंगे? तो जेनजी को अगर ये समझ में नहीं आएंगे, उसके बाद आप किसके ऊपर भरोसा करें? हम ये नहीं कह रहे कि जेनजी निकल के जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे नेपाल हो गया, ऐसा नहीं करना। हमारे देश मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र के अंदर ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोकतंत्र, वहां पर जो हुआ है वो जो देश को पीछे लेके जाते हैं, लेकिन हमारे देश बहुत लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन जब तक नहीं होगा ना, तब तक देश में नहीं होना वाला। आप देखिए जेएनयू में क्या हुआ, जेएनयू में चुनाव हुआ था, अभी चुनाव होने के बाद लेफ्ट कैसे जीते हैं, चारों सीटों पर। हाँ, ABVP बिल्कुल ही वो हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस तो खैर
खैर वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन ये जो विचारधारा है कहीं ना कहीं जितना तो है। हाँ, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, आपको भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, आपको भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं है, लेकिन ईडी सीबीआई पर तो भरोसा है ना। ईडी सीबीआई अगर चाहे तो इन तमाम मामलों की तो जांच कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई जो है, ये जब इंसान सबके ऊपर से भरोसा हट जाते हैं तो हम सीबीआई की मांग करते हैं, ईडी की मांग करते हैं, सीबीआई की, खास करके सीबीआई की बात कहूंगी। सीबीआई के ऊपर जनता का, पूरा देश की जनता का विश्वास होते हैं, लेकिन ईडी सीबीआई को जिस तरीके से बीजेपी यूज कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं विश्वास टूट रहा है। आप देखिए ये संवैधानिक संस्था है और इनके ऊपर जनता का विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जनता का विश्वास है, जहां से आप पूरी तरीके से निराशा हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो आपका एक उम्मीद कहीं ना कहीं जगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई के मुंह पे जूता फेंकते उसकी कोई कार्रवाई नहीं होते, इसलिए सोचने वाली बात है कि जेएनजी को भी सोचना पड़ेगा। और राहुल गांधी की बात करें, आप जो बोल रहे हैं ना कि लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी चीजें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी नेता को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा है, जब तक आप जमीन पे नहीं उतरोगे ना कुछ नहीं होने। लेकिन जमीन पर जहां तक उतरने की बात है, फिर दलित आ जाते हैं, उसमें पीछे रह जाती है, SC ST की भी बातें होने लग जाती है। अभी आपने जिक्र किया जूता फेंकने का मामला को लेकर के, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं राकेश सिन्हा पर, उसके बावजूद अनिल मिश्रा लगातार जो है दलितों को टारगेट कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को टारगेट कर रहे हैं, न जाने नीला कबूतर, ये मतलब असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के। मैं वही तो कह रही हूँ, कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सवाल तो यही है ना, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा दीवार खड़े हो गए कि वहां तक कानूनी हाथ नहीं पहुंच पा रहे, वहां तक जो है कुछ एक्शन नहीं हो पा रहे? जिस ऐसा तो है नहीं मोदी जी को नहीं पता, कुछ तो तोड़ होगा ना, कुछ तो होगा ना। मैं तो वही बता रही हूँ कि इसके लिए जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। मौजूदा सरकार जो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री का हर एक पद को आप ले लीजिए, संविधान की कसम खा के उस पद तक पहुंचते हैं, लेकिन उस पद में संविधान ने क्या कहते हैं, ना जाति ना धर्म, भेदभाव को छोड़ के वो इस पद में बैठते हैं। लेकिन उसके बाद उस पद में बैठने की बात अगर जातिवाद हो रहा है, अगर धर्मवाद हो रहा है, तो उसके बाद आप कैसे रोक सकते हो? बताइए। सीजीआई के मुंह पे जब जूता फेंकते हैं, मोदी जी को पता है रात को 8 बजे तक तो ट्वीट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद भी एक्शन ले सकते हैं ना तुरंत। अगर वो उन्होंने माफ कर दिया, बेशक उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन कोर्ट के हिसाब से तो कर सकते हैं ना। सीजीआई ने पर्सनली माफ किया है ना, बाकी कोर्ट की तरफ से क्यों नहीं हुआ? उसकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं हुआ? आए अनिल मिश्रा की बात, वो बकवास जो करता रहता है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। कोई दूसरा सरकार तो है नहीं, मध्य प्रदेश में भी इन्हीं का सरकार है, मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव का सीएम है। और आप ये बताइए कि उनके ऊपर एक्शन नहीं है, वो हाईकोर्ट में बैठ के इस तरीके से बातें करता है। हाईकोर्ट का ही तो वो है ना, वो लेयर है, उसके बाद तो इस तरीके की बात करते हैं। आप इतने बारीक तरीके से बता रहे हैं, इसमें एक चीज समझना चाहता हूँ मैं भी, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। पहले लोग कहा जाता था किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम किसी को मतलब कोई भी बात कह सकता था, किसी स्वतंत्रता सेनानी को भी अपमान कर देता था। लेकिन अब एक पढ़े लिखा, जो पढ़ा लिखा कोई वकील है, कोई जो है हाईकोर्ट का वकील है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कोई जूता फेंक देता है, कोई बाबा साहब को अपमानजनक बातें कह देता है, ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर जहन में जो ये कीड़ा जो घुस गया है, ये कैसे निकलेगा? देखिए ये जहर है, ये जहर का इंजेक्शन लगाया गया है, और जहर का इंजेक्शन जब बॉडी में पूरी तरह से फैल जाते हैं ना, उसके बाद वो लाइलाज हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है लाइलाज हो चुके हैं, उसका इलाज नहीं है, वो उसी जहर के साथ ही रहेगा पूरी तरीके से। ये तो मनुवाद का जो जहर है ना, वो धीरे धीरे इनके अंदर पल रहा था। एक संविधान ही दीवार भर के खड़े थे। हम महिलाओं के लिए संविधान ने हमें जो हिंदू कोड बिल के द्वारा जो अधिकार हमें दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और उसके बाद जो आम इंसान के लिए जो इन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जितना कुछ दे के आए, देखिए जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सारी चीजें यूं प्रोवाइड हुआ था। लेकिन संविधान ने उस सारी चीजों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण ले जो राकेश किशोर है, लगभग आज कितना दिन हो गया होगा, महज कई लगभग महीना होने जा रहा होगा, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। ऐसे में लोगों को मनोबल तो और बढ़ा रहा है ना, ऐसे गुंडों को बढ़ तो रहा है मनोबल, बढ़ नहीं रहे क्या? ऐसे तो लोग कोई भी कुछ भी कर लेगा। आप बताइए, किसी के लिए कुछ भी बोल दो, मुंह उठा के कुछ भी बात कर दो। आप बताइए बीजेपी के किसी भी नेता के लिए आप कुछ बोल के दिखाए, तुरंत घर से उठा लेगा। फेसबुक में कुछ पोस्ट करके दिखाए, वहां से ले लेगा। ठीक है, असम के अंदर मैं अभी थी, एक ने किसी ऐसा पोस्ट किया था, उसके बाद उसको मारा, उसको पत्रकार है वो, उसको मारा, उसको मार के पूरा दांत तोड़ दिया और लेके वहां पर NSA लगा के अंदर कर दिया। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि तमाम जो चीजें हैं, ये चीजें सारी हो रहा है। अगर आप इनके विपक्ष में रह के बात करेंगे तो इसकी गिरफ्तारी कब हो सकती है? राकेश किशोर जैसे लोग कैसे होगा जब यही लोग एक अपराधी है, जज पर जूता फेंकने वाले, वो भी सीजे साहब पर, और आप कह रहे हैं इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? कैसे होगा? उम्मीद किससे लगाएंगे बताइए? क्या देश में संविधान नहीं है? क्या देश में कानून नहीं है? कानून भी है,
जब खाकी के ऊपर जो खादी भारी हो जाते हैं ना, तो खाकी काम करने के लिए हाथ बन जाते हैं। तो इसी वजह से, नहीं तो अगर आप खाकी को काम करने के लिए आप छोड़ देना, और खाकी जो काम करेंगे ना, उसके बाद आपका तो आप ऐसी हरकत तो छोड़िए, किसी के लिए ना आप जूते फेंकना का तो छोड़ो, जूते उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो पुलिस वाले काम पे अपने पे उतर आए ना, तो गरे मुर्दे भी उखाड़ के रख लेते हैं। तो पुलिस वालों को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी भी हाथ बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर है, नहीं तो ऐसा एक्शन ले, ऐसा कोर्ट रूम के अंदर आप कर सकते हैं ऐसी चीजें, और वो इस तरीके से कर रहा है हिंदुओं के नाम पर, सनातन के नाम पे। सनातन, देखिए हमें सनातन क्या सिखाते हैं। अगर मैं आपके पैरों में ऐसे थोड़ा सा भी अगर गलती से लग जाए ना, तो हम लोग क्या करते थे, कृष्ण प्रभु ऐसे करते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंसानों के पैरों में लग गया। हमें सनातन तो ये सब सिखाते हैं कि भाई हमें किसी को टच करो, अगर गलती से पैर में पैर लग गया तब भी हम लोग ऐसे करने लग जाते हैं। हमें सनातन सभ्यता सिखाते हैं, हमें सनातन मान और सम्मान देना सिखाते हैं, हमें सनातन जो है शांति सिखाते हैं। लेकिन ये लोग जो सनातन के नाम पे हुड़दंग कर रहे हैं ना, ये हुड़दंग ही तो कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं ये लोग? ये लगातार ये सारी चीजें करते जा रहे हैं। ये कभी जूते फेंक देंगे, कभी मुंह पे टॉयलेट कर देंगे, कभी मुंह पे थू फेंक देंगे, कभी मूत पिला देंगे। सनातन के नाम पे होता है क्या? सनातन हमें ये सब सिखाते हैं? आप बताए कौन सी सनातन की बात कह रहे हैं? सनातन तो हमें जो प्यार मोहब्बत शांति सिखाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करें, ये राम के नाम पे धंधा करते हैं, राम का नाम जपते रहते हैं। उसके बाद आप देखिए राम के नाम पे किस तरीके से महिला के साथ बलात्कार कर देते हैं, महिला को किस हालत में छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सनातन के नाम को बदनाम मत करो। आज सनातन के नाम का इन्होंने बहुत बदनाम कर दिया है। जो बस मार दो, तो आपने अभी देखा होगा किसी ने एक एक्सीडेंट किया था, है ना, जब उनको पकड़ लिया था, फिर उसके बाद वो शिव जी का नाम लेने लग गए, है ना। तो ये सारी चीजें बताइए, क्या तुम क्या देश साबित करना चाहते हो? सनातन हमें शांति सिखाते हैं, शांति में रहना है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जून मैडम जी जुड़ी हुई थी, तमाम मामलों को लेकर के अपना बेबाकी से बयान दी है दर्शकों। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रहा है, जो आखिरकार कार्रवाई क्या हो रहा है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के अपमानजनक बात कह देता है, कोई सीजे साहब पर जूता फेंक देता है, तो कोई कुछ और तमाम चीज। सबसे बड़ी बात तो यहाँ तक ये है, जो राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, इन तमाम मामलों को लेकर के इलेक्शन कमीशन उस स्तर तक अपना जवाब नहीं दे पाया है, जिस स्तर तक आपने सबने देखा होगा किरण रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। खैर, इन तमाम मामलों के काफी किरकिरी भी हुई, सवाल जवाब का दौर फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन अब इन तमाम मामलों को लेकर के दर्शकों, आपसे बड़ा अदालत, आपसे बड़ा कोर्ट और आपसे बड़ा जो है फैसला देने वाला कोई नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो आखिरकार इस देश में, हमारे जो ये गुलदस्ता का जो देश कहा जाता है, इस देश में आखिरकार फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।